हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा एवं सर्वनाम को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले संज्ञा एवं सर्वनाम को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड यानी संज्ञा एवं सर्वनाम से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे को करेंगे। और फ्रेंड, यह वीडियो आपको हिंदी विषय आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे पटना, श्याम, हिमालय, सोना, कुत्ता आदि। ठीक है, तो यहाँ पर पटना किसी स्थान का नाम हो गया, श्याम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, हिमालय पर्वत का नाम है, सोना यहाँ पे वस्तु हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आगे हम बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन पांचों को अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी निश्चित या निश्चित शब्द जोड़ लीजिएगा, किसी जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम किसी निश्चित या किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, गंगा खास नदी का नाम है, पटना स्थान का नाम है, निश्चित यानी पटना एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन यही कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कि जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब स्थान में ही आएंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, ठीक है, जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा आदि। तो यहाँ पे सिर्फ हम लड़का बोल रहे हैं तो इस पूरे विश्व में जितने सारे लड़का जाति के लोग हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं। किसी खास को यहाँ नाम पकड़ के नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ लड़का बोल रहे हैं तो पूरे विश्व में जितने सारे लड़का के जाति हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं। उसी प्रकार स्त्री बोल रहे हैं तो पूरे विश्व में जितने सारे स्त्रियां हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, पुरुष में भी यही है, घोड़ा में भी यही हो जा रहा है। घोड़ा बोल रहे हैं तो पूरे दुनिया में जितने सारे घोड़े होंगे सारे संबोधित हो जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन ही क्या है? तो जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ का गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम बात करें ऊंचाई, ठीक है, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब कार्य सारे क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे सुंदरता क्या है? तो दशा हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है? ते भी दशा होगा हमारा। मिठास क्या है? गुण है। ऊंचाई भी आपका गुण है। ये सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे पदार्थों अथवा व्यक्तियों के किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी पदार्थ हो गया या व्यक्तियों के समूह या समुदाय का पता चल रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा, दल, झुंड, गुच्छा,
सेना आदि, ये सब सारे सारे शब्द क्या हैं, तो समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे सभा यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सभा से पता चल रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति होंगे तभी जाके सभा लगा है। दल, दल भी इसी तरह से है कि व्यक्तियों का दल हो सकता है, ग्रुप होता है तो बहुत सारे होते हैं तभी जाकर दल बनता है। झुंड में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बैल गाय का झुंड हो गया, किसी का भी हो गया, तो सिर्फ एक से झुंड नहीं बनता, बहुत सारे होते हैं तभी झुंड लगता है। तो ये सारे शब्द भी क्या है, सारे शब्द तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चांदी, दूध, लोहा, ये सब सारे क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम की, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं संज्ञा से और सर्वनाम से वो करेंगे। ठीक है। तो सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि यानी उसके स्थान पे, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। ठीक है, एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, एक वाक्य में राम का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में वह का प्रयोग किया गया है, लेकिन वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सिर्फ राम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह राम, राम यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, तो इसके बदले में यहाँ पे वह का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो राम परीक्षा में नहीं बैठ सका। ठीक है, राम परीक्षा में बैठ नहीं सका तो वह बीमार था। क्यों नहीं बैठ सका, वह बीमार था। वह मतलब कौन, तो राम बीमार था। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे कि राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, राम बीमार था। लेकिन यहाँ पे संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है। तो राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। ठीक है, राम के बदले में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह का प्रयोग किया गया है, तो वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो यह इस वाक्य में वह, ठीक है, संज्ञा राम के बदले में आया, अतः वह क्या है, सर्वनाम है। क्लियर है। आगे हम बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलिए इन 6 भेदों को अलग अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसका पता चले, तो बोलने वाला का, सुनने वाला का या जिसके विषय में कहा जा रहा है उसका अगर ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि, ये सब क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे मैं मतलब बोलने वाला हो गया, तुम मतलब क्या हो जाएगा, सुनने वाला, और वह क्या हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को समझते हैं अच्छे से। तो पहला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बातचीत या लेख में, ठीक है, बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, ये क्या है, तीनों तो उत्तम पुरुष का उदाहरण है, इसे याद रखना है। उत्तम पुरुष क्या होता है, तो बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम या हम लोग, ये तीनों क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो जिसे संबोधित करके कहा जाए, ठीक है, जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाए अर्थात श्रोता या पाठक, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, तो जिसे संबोधित कर कहा या लिखा जाए अर्थात श्रोता या पाठक को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग, ये सब क्या हो जाएंगे, तो मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जिसे संबोधित
कर, कहा या लिखा जाता है, अर्थात श्रोता या पाठक को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग, ये सब क्या है, तीनों तो मध्यम पुरुष हैं, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष किसे कहेंगे, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, अन्य पुरुष है, इसे भी ध्यान में रखना है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, यह, ये, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, तो अन्य पुरुष के उदाहरण है, इसे याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से अपने आप का या फिर निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से अपने आप का या निज का यानी खुद का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया, तो यहाँ पे अपने, अपने शब्द क्या है, निज का यानी खुद का बोध करा है कि मैं अपना ही घर गया, मैं खुद का घर गया, तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ अपने निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है, जिस सर्वनाम से अपने आप का या निज का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं अपने घर गया, तो यहाँ पे अपने क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह घोड़ा खूब दौड़ता है, यह घोड़ा खूब दौड़ता है, तो यहाँ पे यह क्या होगा, यह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध कराया जा रहा है कि यही घोड़ा, यह घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर यह बताया जा रहा है कि यह घोड़ा यानी यही घोड़ा खूब दौड़ता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि यह निश्चित जो घोड़ा है उसको बतला रहा है। ठीक है, तो यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इससे किसी निश्चित घोड़े का बोध हो रहा है। क्लियर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे लगता है कोई आ रहा है। ठीक है, जैसे लगता है कोई आ रहा है, तो इसमें कोई, कोई यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कोई मतलब किसी का पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, तो यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि कोई, लगता है कोई आ रहा है। अब कोई की जगह में कोई भी हो सकता है, कौन आ रहा है ये पता नहीं है, तो कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई कहने से ठीक ठाक पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसका बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे तुम कौन हो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, तुम कौन हो, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, प्रश्न करने का पता चल रहा है कि तुम कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, वह क्या कर रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है, आंसर यहाँ पे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्यों, यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, इन वाक्यों में कौन या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इन शब्दों से क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब आप यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है वह खोता है, जैसे क्या है एग्जाम्पल, जो सोता है वह खोता है, तो यहाँ पे जो और वह इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है कि जो सो रहा है वही खो रहा है। ठीक है, जो सोता है वह खोता है, तो जो और वह हम क्या है, दोनों में संबंध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, जो चाहो सो ले लो, जो चाहो सो ले लो, यानी जो चाह रहे हो वही तुम ले लो, तो जो और सो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध है। इन वाक्यों में जो का संबंध वह से है और दूसरे वाक्य में जो का संबंध सो से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और वह, फिर यहाँ जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर जितने सारे संज्ञा एवं सर्वनाम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों, यहाँ पे छूट गया पदार्थों और द्रव्यों, ठीक है, पदार्थों और द्रव्यों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों या धातुओं या द्रव्यों का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है, जिन संज्ञा शब्दों से धातुओं या फिर द्रव्यों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है वो बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही प्रकार, ठीक है, एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। अगर आपने अच्छे से डेफिनेशन याद किया होगा तो क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्त्रीत्व, ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। याद रखना है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है किससे, तो लड़का से आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लड़कापन होगा या फिर लड़काई होगा या लड़कपन होगा या लड़काईपन होगा। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है किससे, तो लड़का से। तो लड़का से, लड़का का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या होगा, लड़कपन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, लड़कपन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। दिए हुए ऑप्शनों में से आपको क्या करना है, तो संज्ञा शब्द का चयन करना है। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल, ठीक है। तो संज्ञा शब्द यहाँ से कौन होगा, भूगोल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। यहाँ से आपको चारों ऑप्शनों से बताना था कि संज्ञा शब्द कौन सा होगा, तो भूगोल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुढ़ापा, ठीक, क्या है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, ठीक है। आपको यानी यहाँ पे क्लियर पूछ रहा है कि बुढ़ापा का आपको यहाँ पे क्या बताना है, संज्ञा का भेद बताना है कि बुढ़ापा किस संज्ञा का भेद है, जातिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, यमुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से आपको बताना था कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है। मित्रता जो भाववाचक संज्ञा है किससे बनी है वो बताना है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है या फिर क्रिया से बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से बनी है, ठीक है। अगर हम मित्रता, अगर यहाँ पे बात करें जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है। तो मित्र क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है और इससे भाववाचक संज्ञा बनाया जाए मित्र से तो क्या बनेगा, मित्रता बनेगा, ठीक है। यही यहाँ पे कहना चाह रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। यहाँ दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, मनुष्य, सॉरी सुंदर, ठीक है। सुंदर यहाँ पे क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर होगा और यह क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सचरित्रता, ठीक है। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित से, चरित्र से
या चरित्रता से या सचरित्र से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, चरित्र से बना है। ठीक है, सचरित्रता का मूल शब्द क्या है? तो चरित्र है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है इन ऑप्शनों में से कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्वत, सोना, गंगा या मनुष्य। तो क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गंगा है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सारे जितने सारे डेफिनेशन है संज्ञा और सर्वनाम का अगर अच्छे से आपने किया होगा तो आसानी से आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चौतराय, लड़ाई या उतराय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मिठाई। मिठाई क्या है? तो भाववाचक संज्ञा ये नहीं है। ठीक है, बाकी बात जितने हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द क्या है? तो संज्ञा है। क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्रोध। ठीक है, क्रोध यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। ठीक है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। ठीक है, आपको यहाँ पे हरियाली किस संज्ञा का उदाहरण है वो बताना है। जातिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का है, भाववाचक का है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द में संज्ञा का भेद बताना था, तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक, शिक्षक, वकील या मीठा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मीठा। मीठा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या है? भाववाचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, पढ़ाई, सुंदर या अपनापन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सुंदर। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। ठीक है, दिए ऑप्शनों में से आपको क्या छांटना है? भाववाचक संज्ञा छांटना है। गाय, करुणा, दही या हिमालय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, करुणा होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इन चारों में से कौन होगा? तो करुणा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, दिए ऑप्शनों में से बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा। लड़का होगा, सेना होगा, श्याम होगा या दुख होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा, लड़का होगा। ठीक है, दी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना था। चारों ऑप्शनों में से लड़का था, सेना था, श्याम, दुख था। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा? लड़का होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय कौन सा संज्ञा है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि हिमालय कौन संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हिमालय कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नदी कौन संज्ञा है? ठीक है, आपको नदी बताना है कि कौन सा संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा या समूहवाचक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, नदी कौन संज्ञा होगा? तो जातिवाचक होगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अच्छे से क्लियर होगा कि जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नदी करा है तो नदी से दुनिया में जितने सारे नदी हैं सबका बोध हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी क्या संज्ञा होगा? जातिवाचक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेना और मेला। ठीक है, सेना और मेला कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, समूहवाचक। ठीक है, सेना और मेला तो समूहवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे पदार्थों अथवा व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सेना से बहुत सारे सैनिकों का बोध हो जाता है। मेला भी किसी एक व्यक्ति से नहीं लगता है, बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड होता है तब मेला लगता है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुढ़ापा और सुंदरता। ठीक है, बुढ़ापा और सुंदरता कौन संज्ञा है? आपको यहाँ पे बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा है वो बताना है। व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक या समूहवाचक। क्लियर है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा और सुंदरता किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानी और घी। ठीक है, पानी और घी कौन संज्ञा है? आपको यहाँ पे बताना है कि पानी और घी कौन सा संज्ञा है। द्रव्यवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा या जातिवाचक होगा। क्लियर है? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पानी और घी
कौन सा संज्ञा होगा? तो द्रव्यवाचक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़का कौन संज्ञा है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लड़का कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक? तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़का कौन सा संज्ञा होगा? तो जातिवाचक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगा नदी कौन संज्ञा है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गंगा नदी कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, गंगा नदी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दही और गेहूं। ठीक है, दही और गेहूं कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, दही और गेहूं कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भीड़ कौन संज्ञा है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि भीड़ कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, समूहवाचक। ठीक है, भीड़ कौन सा संज्ञा होगा? तो समूहवाचक होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, शहर, देश, मिठास या दुकान? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना था कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा होगा? मिठास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब, गेहूं, अच्छा या गुच्छा? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, गुच्छा। ठीक है, किसी चीज़ का भी गुच्छा हो सकता है, जामुन का फिर या अंगूर का। ठीक है, तो गुच्छा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, दिए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, मिठास, आय, दूध या ईंट? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, दूध। दूध क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, गाय, पटना शहर, विद्या या सुंदरता? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हुआ, गाय। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो गाय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, आपको यहाँ से बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, महानता, गांधी, महात्मा गांधी, चावल या फौज? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन जाएगा? तो महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, उसको लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है वो बताना है। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, फिर अपनों से क्या छिपाना है, भला आप भला तो जग भला? इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है, या आज अपनापन कहाँ है, या अपनों से क्या छिपाना है, या फिर आप भला तो जग भला? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यह मेरी निजी पुस्तक है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम बताना था, तो कौन सा होगा? यह मेरी निजी पुस्तक है। ठीक है, अपनापन का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। राम का मकान नया है, या फिर मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे, जो पढ़ेगा सो पास करेगा, या फिर यह नीच का काम है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मोहन ने राम से पूछा कि तुम, ठीक है, तुम कब आओगे? तो यह क्या किसका उदाहरण हो जाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तुम किसके लिए प्रयोग होता है? तो मध्यम पुरुष के लिए होता है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन से, कल हम लोग पटना जाएंगे, या फिर जो जागता है वह फल पाता है, या फिर जागने वाला ही फल प्राप्त करता है, या फिर अपनापन का भाव हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे बी पे होगा, जो जागता है वह पाता है। ठीक है, जो जागता है वह फल पाता है, तो जो और वह, इन दोनों के बीच संबंध का पता चल रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो जागता है वही फल पाता है, तो जो और वह, इन दोनों बीच क्या है? तो संबंध है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो जो जागता है वह फल पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप मेरे घर अवश्य पधारे। ठीक है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? उत्तम पुरुष है,
मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है, तो मध्यम पुरुष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। ठीक है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ भी ऑप्शन बी सही होगा, मध्यम पुरुष है, आप क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है। वह खाता है, या वे लोग चले गए, या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, या फिर यह किसकी कलम है। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह किसकी कलम है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, तो यह किसकी कलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, कुछ कैसा सर्वनाम है। ठीक है, कुछ कैसा सर्वनाम है वो बताना है। संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैसा सर्वनाम होगा तो अनिश्चयवाचक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर किसी निश्चित वस्तु का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है। ठीक है, वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में आपको बताना है कि वे कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे क्या हो जाएगा, तो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, इस वाक्य में आपको बताना है कि स्वयं कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, मैं स्वयं भोजन बना लूंगी, यहाँ पे स्वयं क्या है, तो निजवाचक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई गा रहा था, कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम है। ठीक है, कोई गा रहा था, इस वाक्य में आपको बताना है कि कोई कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, कौन वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है। ठीक है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में आपको बताना है कि जो कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, संबंधवाचक। ठीक है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है तो संबंधवाचक हो जाएगा। क्लियर है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को संज्ञा और सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।